हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज हम कर रहे हैं रिवीजन लेक्चर ऑन साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस थे कि डिस्कवरीज या थ्योरीज को साइंटिस्ट से हमें मैच करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उतने ज़्यादा डिटेल में हम नहीं समझेंगे। वी विल जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एंड रिवाइज द चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स के रिलेटेड जो साइंटिस्ट ने काम किया है, तो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में मेंडल के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कहा कि जीन्स के थ्रू, जिनको कि उन्होंने नाम दिया हेरिडिटरी फैक्टर्स, उसके थ्रू जो है आपके इनहेरिटेंस होती है। फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्चुअली प्रूव किया या थ्योरी दी पहले कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आपके कैरियर्स हैं जीन्स के। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी। इसका पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया आपका THM ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, उसके बाद इस कैटेगरी के साइंटिस्ट देखेंगे हम जिन्होंने कि आपका DNA मिक्स, RNA मिक्स, प्रोटीन वाले कॉन्सेप्ट पे जो है काम किया, उसके रिलेटेड रिसर्च की। तो इसमें सबसे पहले है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया। तो हमने इसको याद किया था कि जीन्स अलाइक बीड्स से, तो ये दिया आपका बीडल एंड टेटम ने। उसके बाद ऑपरेन कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो हमने इसको एक ट्रिक से याद किया था कि ऑपरेशन के लिए जेकब हैज़ गिवन नॉड, तो जेकब एंड मोनॉड ने ऑपरेन कॉन्सेप्ट दिया। फिर हरगोबिंद खुराना एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इंडियन ओरिजिन के बायोलॉजिस्ट हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। तो इन्होंने जो है जीन को आर्टिफिशियली बनाया है लैब में, इस बात के ऊपर क्वेश्चन आता है। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो होता है वो कैसे होता है, हाउ DNA या फिर आगे जाके RNA कोड्स फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। तो ये चीज़ प्रूव किया कि कैसे जेनेटिक कोड सेल के प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं हम DNA ट्रांसफ़र बिटवीन बैक्टीरिया। तो मैंने आपको बताया था दिस वुड फॉर्म द बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे फिर आगे और रिसर्च हुई। तो क्वेश्चन आता है इसमें कि DNA ट्रांसफ़र बिटवीन बैक्टीरिया पे कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की, काम किया। तो हमने देखा था कि वायरस से और कॉन्टैक्ट से, ठीक है, दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। तो इन्होंने वो लैडर ढूंढ ली कि कैसे होता है। तो इनका नाम है लेडरबर्ग। यहाँ लिखती हूँ मैं, जोशुआ लेडरबर्ग। नेक्स्ट देख रहे हैं हम DNA सिंथेसिस रिलेटेड। तो द साइंटिस्ट दैट वाज द फर्स्ट टू सिंथेसाइज DNA इन विट्रो इन ए लैब। तो इसको हमने एक ट्रिक से याद किया था कि DNA इन लैब लाइक पॉपकॉर्न इन द माइक्रोवेव। ठीक है, तो कौन से कॉर्नबर्ग, तो ये हैं आपके आर्थर कॉर्नबर्ग। फिर आइसोलेशन ऑफ DNA पॉलीमरेज फ्रॉम ई कोलाई किसने किया। तो इसको आप DNA पॉलीमर से याद कर सकते हो कि DNA पॉलीमर से क्या किया, DNA बनाया। पॉलीमर को क्ले से कुछ याद कर लो कि DNA पॉलीमर से DNA बनाया। और ये तो हमें पता ही है कि DNA लैब में किसने बनाया, आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया। तो ये भी इन्होंने ही किया, आइसोलेशन ऑफ DNA पॉलीमरेज फ्रॉम ई कोलाई। फिर इस चीज़ के ऊपर किसने रिसर्च किया कि हाउ DNA एंड RNA आर फॉर्म्ड। तो ये जो हैं आर्थर कॉर्नबर्ग के पार्टनर थे। इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी इनके साथ शेयर किया। तो ये इनके पार्टनर थे और ये माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न जलाने वाले थे, बट हिज रिसर्च वाज सेव्ड बाय द सेवर। तो ये हैं आपके सिवेरो ओक्वा। ठीक है, तो जो हमारा मेन लेक्चर था उसमें मैंने बहुत सारा डिटेल इसका एक्सप्लेन किया है, बट रिविजन नोट्स में आई हैव ट्राई टू मेक श्योर दैट जो आए हुए क्वेश्चन हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने साइंटिस्ट वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब जो दूसरा पार्ट था DNA प्रोफाइलिंग और जीनोम मैपिंग, उसके ऊपर आ गए हम। तो सबसे पहला है इसमें कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एक बंदे का कैसे हो सकता है। ठीक है,
तो मैंने कुछ इमोजीज यहाँ यूज़ किए हैं, तो उससे हम ट्राई करते हैं आंसर करने का। तो देखो सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, फिर आँख बनी हुई, तो इससे दो आ जाते हैं, आइरिस जो है स्कैन किया जा सकता है या रेटिना। फिर ये है वॉइस रिकग्निशन, फिर ये है आपका डीएनए एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको दिल्ली एयरपोर्ट वाला बताया था कि फेस रिकग्निशन जो है वो भी इस्तेमाल होता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में। फिर मल्टी कलर्ड सरफेस पे आपने किसी सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट ले लिए हैं, तो वो डेवलप करने में कौन सा पाउडर इस्तेमाल होगा? तो उसमें एक फ्लोरेसेंट पाउडर, कभी मूवीज़ में ऐसा सीन देखा होगा, ठीक है, फ्लोरेसेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम डीएनए प्रोफाइलिंग, या इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये डेवलप किसने किया है। तो दिस वाज डेवलप्ड बाय एजे और एलेक जेफरीज, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से कि रेफरी है, तो एक कोई सस्पेक्ट है, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट, तो रेफरी आ जाता है बीच में कि ये लो भाई डीएनए प्रोफाइलिंग से मैं प्रूव कर देता हूँ कि ये इनोसेंट है, ठीक है। तो रेफरी से जेफरी, एलेक जेफरीज। डीएनए प्रोफाइलिंग किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे डीएनए में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि जीन्स के लिए कोड नहीं करते, तो नॉन कोडिंग जो पार्ट्स हैं वो जो है इनहेरिट होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड में, और उनका इस्तेमाल किया जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि डीएनए प्रोफाइलिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं या कहाँ यूज़ किया जाता है इसको। तो पैटर्निटी टेस्ट में, कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट हो रहा है, वेदर इट इज़ असॉल्ट और ए रेप केस, ठीक है, आइडेंटिटी किसी इंडिविजुअल की इस्टेब्लिश करनी है, या किसी इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन करना है, उसमें भी डीएनए प्रोफाइलिंग का यूज़ होता है। फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या चीज़ आपको अवेलेबल हो तो आप डीएनए प्रोफाइलिंग सक्सेसफुली कर सकते हो, ठीक है। तो हेयर, सलाइवा, सीमेन, ब्लड या फिर बोन सेल्स, इनमें से आपको कुछ भी अवेलेबल होगा तो जो साइंटिस्ट हैं दे कैन परफॉर्म ए डीएनए एनालिसिस। फिर इस टेक्नोलॉजी या इस मेथड के आने के बाद पहला क्राइम जो इसको इस्तेमाल करके सॉल्व किया गया था वो इंग्लैंड में हुआ था 1983 में, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा जीनोम मैपिंग। तो जीनोम मैपिंग होता क्या है? तो क्रोमोसोम के ऊपर, आई हैव ड्रॉन दिस थिंग सो मेनी टाइम्स बट स्टिल लेट मी ड्रॉ इट केयरफुली। हाँ, तो क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन को लोकेट करना, ठीक है, फिर उससे दूसरी जीन्स के रिलेटिव डिस्टेंसेस मैप करना, इसके मेथड को हम बोलते हैं जीनोम मैपिंग। इसका एनिमल्स के लिए क्या बेनिफिट है और फिर क्रॉप्स के लिए क्या बेनिफिट है? तो एनिमल्स में आप लाइफ स्टॉक का पेडिग्री जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा है कि नहीं, ठीक है। डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्रीड्स बनाई जा सकती हैं, जेनेटिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन था वो ये था कि ह्यूमन सारी डिजीज़ के कॉजेज़ पता किए जा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमंस की सभी डिजीज़ के कॉजेज़ जो हैं जीनोम मैपिंग से नहीं आइडेंटिफाई किए जा सकते। तो क्रॉप्स के लिए क्या बेनिफिट है? तो जेनेटिक मार्कर्स इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस के और ड्रॉट टॉलरेंस के, ठीक है, कि डिज़ीज़ को सह जाए जो क्रॉप है, और अगर ड्रॉट आ जाए तो तब भी सर्वाइव कर जाए जो क्रॉप है, इस चीज़ के जेनेटिक मार्कर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जीएम क्रॉप्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि नए क्रॉप्स बनाने में, नई वैरायटीज़ में जो है टाइम रिड्यूस हो जाएगा उनको बनाने में, ठीक है। और इसमें यह भी था कि जैसे पेस्ट लग जाते हैं क्रॉप्स में, तो पेस्ट और होस्ट क्रॉप का जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट जीनोम मैपिंग एक ऑर्गेनिज्म की गई थी 1996 में, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सा था? तो इसका आंसर है यीस्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आप कंप्लीट जीनोम मैप कर रहे हो ह्यूमंस का, ठीक है, कंप्लीट जीनोम को मैप कर रहे हो, तो दैट इज़ दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये कोई एक साइंटिस्ट का काम नहीं है, दिस वुड बी द वर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Please do subscribe to the channel.